ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा। आप YouTube पे किसी भी वीडियो को देखिए, ये पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे बॉडी जितना टेम्परेचर हमारे टेस्टिस में रहेगा 37, तो उसमें गैमीट्स नहीं बन पाएंगे, मेल गैमीट नहीं बन पाएंगे, इसीलिए ये हमारे बॉडी के आउटसाइड लोकेट करता है। तो टेस्टिस का शेप ओवल है, ओवल मतलब अंडे आकार का, और इसके साथ में इसका जो नेचर है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब अकेला नहीं प्रेजेंट होता, ये जोड़े में होते हैं। जैसे ये पेयर स्ट्रक्चर है, 1 पेयर है, नंबर में बात किया जाए तो 2 है, तो ऐसे पेयर्ड स्ट्रक्चर है। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन पांडे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं बायोजी क्लासेस में। बच्चों, आज 15 जनवरी 2026 है, मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल का आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पर्व मना रहे होंगे। और आज का जो पर्व है उसमें आप लोगों को तिल और गुड़ खाना है, मीठा मीठा बोलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। और बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, आप लोग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, लास्ट क्लास में जैसे अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बात किया था कुछ कीवर्ड्स के बारे में। वो कीवर्ड्स कुछ इस तरीके से थे कि उसमें पूरा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गए थे, और किस तरीके से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। जैसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जैसे गैमीट्स रिक्वायर्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो गैमेटोजेनेसिस हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद मेल गैमीट की एंट्री होती है, इंसेमिनेशन पढ़ा। उसके बाद दोनों गैमीट के फ्यूज़न होता है तो फर्टिलाइजेशन पढ़ा। उसके बाद डेवलप हुए हमारे एम्ब्रियो को मदर की बॉडी से कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है, इम्प्लांटेशन पढ़ा। उसके बाद 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन लगता है, गेस्टेशन पीरियड पढ़ा। और एट द लास्ट जो नया इंडिविजुअल, डेवलप हुआ इंडिविजुअल है, मदर के बॉडी से बाहर आना है, तो उसके लिए हम लोगों ने पार्चुरेशन की प्रोसेस पढ़ी। अब हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जो मेल इंडिविजुअल हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। खास 2 पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एक तो आपको ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, 2 पेरेंट्स, और वो भी अपोजिट सेक्स के। एक मतलब मेल बॉडी होगा और दूसरी फीमेल बॉडी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों के बॉडी में गैमीट बनने चाहिए, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है। अगर किसी में एक इंडिविजुअल में हमारा गैमीट नहीं बन रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, जहाँ पे डाउट हो रहे होंगे, उस डाउट के बिहाफ पे ये चैप्टर के अकॉर्डिंग, ये क्लास के अकॉर्डिंग आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब बेटा 2 बॉडी की रिक्वायर्ड होती है, तो दोनों बॉडी को हम लोगों को अलग अलग पढ़ना है। जैसे कीवर्ड्स के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा अगला टॉपिक लिखा हुआ दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या? हम लोग शॉर्ट में, ब्रीफ में अगर बात करें तो सबसे पहले बात आएगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने की। तो बेटा यहाँ पे ये देख रहे हैं आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर 2 लाइन 3 लाइन में हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें नहीं आता है। हम लोग अटक जाते हैं वहाँ पे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानते तो हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो देखिए, सबसे शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं। इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या? सिस्टम। और सिस्टम वर्ड का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा पार्ट मिल करके एक कॉमन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई एक अकेला पार्ट नहीं है, एक से ज़्यादा पार्ट है, और एक से ज़्यादा पार्ट मिल करके जो काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं, उन्हीं को हम सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिस्टम इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस में एक से ज़्यादा पार्ट इन्वॉल्व है। आप खाना खा रहे हैं, खाने को मुंह तक पहुँचा रहे हैं तो माउथ का इन्वॉल्वमेंट हो गया। उसके बाद ईसोफेगस से स्टमक तक पहुँच रहा है, ईसोफेगस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। स्टमक में थोड़ा सा डाइजेशन होता है, स्टमक का इन्वॉल्वमेंट हो गया। इंटेस्टाइन में हमारा जाता है तो सिंप्लीफिकेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है, इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके एनस के थ्रू वो बाहर से एलिमिनेट हो जाता है।
कितने सारे पार्ट इन्वॉल्व हैं और ये सारे पार्ट मिल करके एक फंक्शन करा रहे हैं, फूड का डाइजेशन। तो इसी वजह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे। इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पे सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा पार्ट का इन्वॉल्व होना। रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है एक से ज़्यादा सिस्टम, रिप्रोडक्शन में। और किस में प्रेजेंट है, हमने कहा 2 बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेल और फीमेल। तो कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, मेल बॉडी के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल बन गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, कैसे, all those parts which are involved in the process of reproduction in male body is known as what, male reproductive system। आसान है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक बेसिक, जैसे अगर बात किया जाए तो एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या हो गया था बेटा, यहाँ रिप्रोडक्शन, और मेल मतलब मेल बॉडी, तो इसी से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बनते हैं उसमें एक से ज़्यादा पार्ट इन्वॉल्व हैं, तभी हम लोग सिस्टम कह रहे हैं। और एक से ज़्यादा पार्ट कौन कौन से हैं, ये देखिए, टेस्टिस हो गया, एसेसरी डक्ट हो गया, एसेसरी ग्लैंड्स हो गए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गए। इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले दे देते हैं, इसके बारे में आप जान जाइए कि ये चारों पार्ट का काम क्या है और क्यों ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटा टेस्टिस आ गया। टेस्टिस आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जो हार्मोन और गैमीट को बनाएगा, तो ये मेन पार्ट हो गया, ठीक। दूसरा एसेसरी डक्ट, अगर टेस्टिस के अंदर गैमीट और हार्मोन बन गए तो जो गैमीट बना हुआ है उसका बाहर निकलना भी जरूरी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल गैमीट फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक जाएगा, तो कैसे जाएगा अगर हमारे बॉडी से निकलेगा ही नहीं। तो जिस रास्ते से, जिस पैसेज से वो निकल करके जाएगा, वो पूरा पैसेज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसी पूरे पैसेज को हम लोग कहते हैं एसेसरी डक्ट। ये भी 4 पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। इसके बाद देखिए एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड मतलब, अब चूंकि गैमेट जो होते हैं बेटा वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड मतलब कि ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स आधे होंगे। ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में हर एक सेल 23 पेयर क्रोमोसोम है। पेयर वर्ड जुड़ गया मतलब 23 जोड़े। नंबर में बात किया जाए तो कितना हो गया, 46 हो गया। टोटल नंबर 46 हो गया। तो जो हैप्लॉइड सेल होते हैं उसमें सिर्फ 23 होते हैं, पेयर नहीं होते। और जो डिप्लॉइड सेल होते हैं वो 46 होते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को याद करने का एक आसान तरीका है जो मैं आपको बता दूं, उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे कोई डिप्लॉइड सेल है, मतलब 46 क्रोमोसोम है, ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो डी फॉर डिप्लॉइड और डी फॉर डबल, 23 का डबल कितना होगा, 46। तो जहां पे डिप्लॉइड वर्ड लिखा होगा समझ जाइएगा उसमें क्रोमोसोम्स पेयर में है, और जहां पे हैप्लॉइड वर्ड यूज होगा तो H फॉर हैप्लॉइड, H फॉर हाफ। अगर कोई हैप्लॉइड सेल है तो उसमें क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं होंगे, सिर्फ हाफ होंगे, मतलब 23 ही होंगे सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि मेल गैमीट जो हमारा होता है वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होने के साथ उनकी एनर्जी एफिशिएंसी कम होती है, तो इसी की वजह से उनको ज़्यादा पैसेज ट्रेवल करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी उनके पास तो होती है, लेकिन उस पैसेज को आसान बनाने के लिए इन ग्लैंड्स की ज़रूरत पड़ती है जो कुछ सिक्रीशन करते हैं, और उस सिक्रीशन की वजह से इनका रास्ता आसान बन जाता है और ये आसानी से बाहर की तरफ निकल पाते हैं। लास्ट पार्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो हमारे बॉडी के बाहरी हिस्से पे है, मतलब जिससे फाइनली गैमीट हमारे बॉडी से बाहर निकल पाएंगे, वो हिस्सा हमारा कहलाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम पेनिस कह सकते हैं, ठीक। अब ये 4 पार्ट के बाद हम लोगों को चारों पार्ट को समझना है, जिसमें से हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस का एक ब्रीफली स्ट्रक्चर पहले पढ़ना है कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, इनकी लेयर्स क्या होती है, और इनका शेप क्या होता है, इनका साइज़ क्या होता है, ये क्यों बाहर प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के, इन चीज़ों के बारे में बात करना है। टेस्टिस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो एक लेक्चर में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर का भी देखेंगे टेस्टिस का, ठीक। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, तभी टेस्टिस आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए बेसिक स्ट्रक्चर को हम शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों ने चारों में से सबसे पहले टेस्टिस को लिखा बेटा, तो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। मतलब टेस्टिस जो होगा वो फीमेल बॉडी में नहीं होगी, वो सिर्फ मेल बॉडी में होगा, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहलाते हैं,
ऐसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पार्ट जो गैमीट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो टेस्टिस ही है जो गैमीट बनाएगा और हार्मोन को बनाएगा। इस वजह से टेस्टिस क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ये मेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो मेल का ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और इसके बाद अगर कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आपको दोबारा से बताएंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे पॉइंट में क्या होता है बेटा, टेस्टिस डेवलप्ड इन एब्डोमिनल कैविटी इन द 7 month ऑफ द डेवलपमेंट इन प्रेगनेंसी इन मदर्स बॉडी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को देखिए ये पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए टेस्टिस, इस सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है कि टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है, हमारा डेवलपमेंट मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, वो सब अपने मदर से आए हैं और मदर के बॉडी में उनको 9 month का समय लगा हुआ है डेवलप होने में, बॉडी के सारे पार्ट को डेवलप होने में। तो उसी तरीके से जैसे बाकी बॉडी पार्ट डेवलप हो रहा है, उसी तरीके से टेस्टिस भी डेवलप हुआ होगा। लेकिन जब मदर के बॉडी के अंदर है तो टेस्टिस का डेवलपमेंट कब होता है, टेस्टिस जो डेवलप होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब कि जो हमारा वेस्ट लगाने वाला, वेस्ट वाला रीजन होता है, जहाँ पे आप बेल्ट लगाते हैं, वो रीजन एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है। ठीक, अब एब्डोमिनल कैविटी में हमारे प्रेगनेंसी के 7 मंथ में हमारा टेस्टिस डेवलप होना शुरू होता है और उसके बाद ये पूरी तरीके से डेवलप होता है 9 months तक। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट इज ओवल इन शेप। जो टेस्टिस का शेप है वो कैसा है बेटा, जो टेस्टिस का शेप होता है वो ओवल शेप में होगा, इस तरीके से ओवल शेप में होगा। ठीक, तो टेस्टिस का शेप ओवल है, ओवल मतलब अंडे आकार का, और इसके साथ में इसका जो नेचर है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब अकेला नहीं प्रेजेंट होता, ये जोड़े में होते हैं। जैसे ये पेयर स्ट्रक्चर है, 1 पेयर है, नंबर में बात किया जाए तो 2 है, तो ऐसे पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके साथ क्या लिखा, हैविंग 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, जिसकी जो लेंथ है मतलब लंबाई है, लंबाई बात किया जाए तो ये जो हमारा इसका लेंथ होगा 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर का है। और विड्थ के बारे में बात किया जाए तो 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर विड्थ होता है। ये हो गई इसकी चौड़ाई, जो कि क्या है 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई, और 2 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। थिकनेस का मतलब कि 3D स्ट्रक्चर में जब इसे हम देखेंगे तो इसकी कुछ थिकनेस भी होगी। अब वो थिकनेस जो होती है वो 2 सेंटीमीटर की होती है। लिख सकते हैं थिकनेस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, थिकनेस कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमने क्या लिखा, इट इज प्रेजेंट इन आउटसाइड द बॉडी विद इन ए पाउच और सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे बॉडी के अंदर जैसे लीवर, किडनी और हार्ट प्रेजेंट है, उसी तरीके से टेस्टिस भी अंदर प्रेजेंट हो सकता था, लेकिन अंदर नहीं होता। हमारे बॉडी में फिलहाल इतनी स्पेस तो है कि टेस्टिस के एक पेयर को अंदर रखा जा सके, लेकिन नहीं रखा जाता। क्यों? हर एक चीज़ का एक हमारा बायोलॉजिकल रीजन है। उस रीजन के बारे में बात करें तो टेस्टिस हमारे बॉडी में के बाहर लोकेट करता है। बाहर का मतलब क्या है कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ में ये एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, अच्छा पहले ये देख लीजिए कि टेस्टिस हमारे बॉडी के बाहर साइड लोकेट करता है विद इन ए पाउच और सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक झिल्ली की तरह स्ट्रक्चर है, पॉलीथीन की तरह स्ट्रक्चर है, लूज हमारे कनेक्टिव टिश्यू का ग्रुप है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, और उस पॉलीथीनस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम, पूछा जाता है। और स्क्रोटम में क्यों होते हैं, अब वजह पूछा जाए तो वजह ये होती है फॉर मेंटेनिंग ए 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री तक कम हो सके हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जो कि ज़रूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और टेस्टिस हमारे बॉडी के अंदर अगर लोकेट कर दिया जाएगा तो उसका भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अगर ये बॉडी के हमारे आउटसाइड लोकेट कर रहा है तो हमारे टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 2 से लेकर के 2.5 डिग्री तक कम रहेगा।
मतलब कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टेस्टिस में प्रेजेंट जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 34.5 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, रहता ही है। और अगर हमारे बॉडी जितना टेम्परेचर हमारे टेस्टिस में रहेगा 37, तो उसमें गैमीट्स नहीं बन पाएंगे, मेल गैमीट नहीं बन पाएंगे, और इसीलिए ये हमारे बॉडी के आउटसाइड लोकेट करता है। तो 2 से 2.5 डिग्री तक कम टेम्परेचर गैमीट बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। इस वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते, हमारे बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटो मतलब मेल गैमीट होते हैं स्पर्म, और उनका फॉर्मेशन होना जेनेसिस। लास्ट वाला टर्म यही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, तो 2 से 2.5 डिग्री तक टेम्परेचर कम होगा टेस्टिस में, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि गैमेट जो बन रहे हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, आधे क्रोमोसोम होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर वो झेल नहीं पाते, वो जल जाएंगे अगर हमारे बॉडी जितना टेम्परेचर रहेगा तो इसीलिए ये हमारे बॉडी के आउटसाइड लोकेट करते हैं। स्क्रोटम याद रखिएगा, जो भी मैंने मार्किंग किया हुआ है, रेड हाईलाइट किया हुआ है टर्म्स, इन टर्म्स पे जरूर फोकस करिएगा। इतना अगर आपको याद हो गया तो टेस्टिस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी आपको मिल गई। ठीक है, इसके बाद बचता है हम लोगों का इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस का, वो कैसे होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे बेटा अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़िएगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई इशू होते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी आज की क्लास में यहीं तक। चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।